हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैसूर के बारे में और सिखों के बारे में। सिख और अंग्रेज के बीच में कैसे संबंध थे, उनके बीच में कितने युद्ध हुए और सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये मेरी इतिहास सीरीज की 38वीं वीडियो है। इससे पहले मैं 37 वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी शुरुआत हमने प्राचीन कालीन इतिहास से शुरू की थी। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा चल रहा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और आधुनिक भारत के इतिहास को और आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं अंग्रेजों और मैसूर के बीच में और अंग्रेजों और सिखों के बीच के संबंध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कैसे संबंध थे वो हम देख लेते हैं। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। हैदर अली मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में है। उसका शासक बना 1761 में। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। लगभग 21 वर्षों तक वह शासन करता है और उसके समय पर 2 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। याद रखें दोस्तों, अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे। उसमें 2 युद्ध होते हैं हैदर अली के समय पर और 2 युद्ध होते हैं टीपू सुल्तान के समय पर। तो हैदर अली की मृत्यु दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली के उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर की क्या राजधानी थी? श्रीरंगपट्टनम, उसमें पातशाह की उपाधि धारण की थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। अब चारों युद्धों के बारे में देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। इससे पहले हम सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। वहीं से ही अंग्रेजों का विस्तार काफी फैल जाता है। पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा शुरू हो जाता है। उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें भी अंग्रेजों की जीत होती है। तो उसके बाद सीक्वेंस में आ जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच में होता है, या अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में होता है। कब होता है? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। गवर्नर जनरल के बारे में यहाँ पर नहीं बताया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। यह भी अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में होता है, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जनरल का नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चलता है, इसमें गवर्नर जनरल रहते हैं कॉर्नवालिस। और यह युद्ध किसके बीच में होता है? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी को होता है, और इसमें गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड वेल्जली। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के शासकों का अंत हो जाता है। तो स्टार मार्क यहाँ पर किया गया है, मतलब कि तृतीय मैसूर युद्ध के बारे में बताया है कि इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो याद रखिए, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, जिसमें मैसूर की तरफ से किसने भाग लिया था? टीपू सुल्तान ने। इस युद्ध में उनके खिलाफ लड़ते हैं मराठा हैदराबाद के निजाम, जो अंग्रेजों का साथ देते हैं, और इसमें अंग्रेजों की विजय रहती है। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, शेरे मैसूर किस शासक को जाना जाता है? तो उसका नाम रहेगा टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। नेक्स्ट आ जाता है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। इसमें किसकी विजय रहती है? अंग्रेजों की। और वांडीवास का युद्ध कहां पर होता है? तमिलनाडु में। कुछ प्रमुख संधियां बताई गई है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें मद्रास की संधि अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में होती है। कब? 1769 में।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसमें मैंगलोर की संधि की जाती है जो कि कर्नाटक में है 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी उसके ऊपर संधि की जाती है और 1792 में यह संधि होती है। तो दोस्तों अब पढ़ लेते हैं सिखों और अंग्रेजों के बीच में कैसे संबंध थे। तो सिखों के बारे में पूरा यहाँ पर बताया गया है, उनके 10 गुरुओं के बारे में बताया गया है, उनको देख लेते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए, यानी जो लोग गुरु नानक को मानते थे उनका एक संप्रदाय, एक कम्युनिटी बन चुकी थी जिनको क्या कहा जाता था, सिख। और गुरु नानक जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। याद रखना सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1439 ईस्वी में, और 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय पर बाबर और हुमायूं इन दोनों के समकालीन गुरु नानक जी थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। कब हुआ था, 1496 ईस्वी में कार्तिक की पूर्णिमा को। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभोगी भोजनालय स्थापित किए। जैसे अभी भी गुरुद्वारे में लंगर कराए जाते हैं, तो इसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु नानक ने। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशालाएं और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। तो गुरु नानक ने ही धर्मशालाएं और लंगर स्थापित किए थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। गुरु अंगद जो गुरु नानक के बाद सिखों के गुरु बनते हैं, कब से कब तक, 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक, जो कि हुमायूं के समकालीन रहते हैं, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाए रखा। लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी, लेकिन इसको कंटिन्यू रखा गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया था। याद रखिए, पंजाबी की जो लैंग्वेज है, पंजाबियों की जो लैंग्वेज होती है, उस लिपि को बोला जाता है गुरुमुखी लिपि, जिसकी शुरुआत किसने की थी, गुरु अंगद ने। सिखों के फिर तीसरे गुरु आ जाते हैं जिनका नाम रहता है अमरदास, जो कब से कब तक रहते हैं, 1552 से लेकर 1574 ईस्वी में। इसके पैरेलल होते हैं अकबर। तो अकबर के समकालीन होते हैं गुरु अमरदास। और अकबर जो है गुरु अमरदास को बहुत मानते थे। ये जब हमने मुगलों के बारे में पढ़ा था, तब हमने अकबर के चैप्टर में पढ़ा था। अकबर जो है अमरदास को मानते थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। यानी गुरु अमरदास ने अपने संप्रदाय को हिंदुओं से अलग करने के लिए कई कार्य किए थे। इसलिए उन्होंने अपने विवाह का जो सिस्टम है, अपने विवाह पद्धति को भी अलग तरीके से चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की थी और गुरु पुत्री बीवी बानी को कई गांव प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से लेकर 1581 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु बनते हैं। पहले कौन हुए थे, गुरु नानक देव। दूसरे होते हैं गुरु अंगद देव। थर्ड होते हैं अमरदास और चौथे होते हैं रामदास। तो रामदास बनते हैं चौथे गुरु, और ये भी किसके समकालीन होते हैं, अकबर के। अकबर ने बीबी बानी को 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा था। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। अकबर ने बीबी बानी को जो कि रामदास की पत्नी होती है, उसको 500 बीघा जमीन दी थी। और इसी जमीन पर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो जलाशय बना हुआ है, उसको बनवाया था गुरु रामदास ने। लेकिन गोल्डन टेम्पल किसने बनाया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु होते हैं। कब से कब तक, 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक। ये भी अकबर के समकालीन होते हैं, क्योंकि अकबर कब से कब तक रहते हैं, 1556 ईस्वी से लेकर 1607 ईस्वी तक वो रहते हैं। तो इस प्रकार से उसके समांतर, उसके समकालीन 3 सिखों के गुरु होते हैं। पहले होते हैं गुरु अमरदास, दूसरे होते हैं गुरु रामदास और तीसरे होते हैं गुरु अर्जुन। तो गुरु अर्जुन ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिए, सिख धर्म का जो ग्रंथ है उसको आदि ग्रंथ बोला जाता है।
इस ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब भी आदि ग्रंथ को बोला जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीरदास के, नामदेव के, रैदास की रचनाओं को भी शामिल किया गया है। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में, अमृतसर जलाशय जिसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदेव ने। तो उस जलाशय के मध्य में, उस तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था किसने? गुरु अर्जुन ने। हरमिंदर साहब किसको बोला जाता है? जो टेम्पल है, जो गोल्डन टेम्पल है, उसका नाम होता है हरमिंदर साहब। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन करता है? गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? जहांगीर ने। फिर सिखों के छठे गुरु होते हैं जिनका नाम रहता है हरगोविंद, जो कब से कब तक रहते हैं? 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था। अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था। फिर से रिपीट कर देता हूं, अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसके चारों तरफ जो जलाशय है उसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने। के बीच में गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। और उसी टेम्पल के सामने एक अकाल तख्त भी है जिसका निर्माण किसने करवाया था? गुरु हरगोविंद ने। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था थी। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई थी। एक प्रकार से सिख समुदाय के लिए इन्होंने राज व्यवस्था शुरू की थी। फिर आ जाते हैं सिखों के सातवें गुरु जिसका नाम रहता है गुरु हर राय। और ये कब से कब तक रहते हैं? 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक। इसके समांतर कौन रहते हैं? शाहजहां। इन्होंने दारा सिखों के मिलने पर उनको आशीर्वाद दिया था। सिखों के फिर 8वें गुरु आ जाते हैं जिनका नाम रहता है हरकिशन, जो छोटी अवधि के लिए यानी 1661 से लेकर 1664 तक सिखों के गुरु रहते हैं। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो जाती है। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम रहता है गुरु तेग बहादुर सिंह। और ये कब से कब तक रहते हैं? 1674 से लेकर 1675 ईस्वी तक। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। यानी औरंगजेब चाहते थे कि सिखों के गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, वो इस्लाम को स्वीकार करे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इस कारण गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग करवा दिया था। तो इसका सिर कहां पर रखा गया था? शीशगंज में। दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा है। सिखों के फिर 10वें और अंतिम गुरु होते हैं जिनका नाम रहता है गुरु गोविंद सिंह, जो 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक सिखों के गुरु रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह भी औरंगजेब के समकालीन होते हैं। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो अपने को सच्चा पातशाह कहते थे, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए थे। वो 5 ककार क्या थे? सिखों के केस, कंगा, कृपान, कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें सच्चे सिख रखते थे। और सिख लोग जो है अपने नाम के अंत में सिंह शब्द को जोड़ते हैं जिसका अर्थ होता है शेर। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था और उसकी कार्यस्थली पाओता थी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। दोनों को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जिनके 2 पुत्र होते हैं, दोनों को दीवार के अंदर जिंदा चिनवा दिया था। किसने? वजीर खान ने। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ क्या होता है? यह सिखों का सैनिक दल होता है जिसको खालसा बोला जाता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान का रूप दिया और कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरुवाणी ही सिखों के गुरु होंगे। सिखों के 10 गुरु हुए, उसके बाद 11वां गुरु नहीं हुआ, तो गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। किसने की थी? गुल खान नामक पठान ने। अब आ जाता है बंदा बहादुर सिंह, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी काफी बहादुर इंसान होते हैं, जिनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। पुंछ कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम रामदेस भारद्वाज थे, जो कि एक राजपूत थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना। इसलिए इन्होंने लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? लोहागढ़ को। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए थे।
किसके? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे। किसने? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी। वजीर खान कौन थे? जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवाया था। उनकी हत्या कौन कर देते हैं? बंदा बहादुर। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह फर्रुख शेर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसके कहने पर? फर्रुख शेर के कहने पर, जो मुगल के बादशाह होते हैं। जो कलगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। 1748 ईस्वी में नवाब करपुर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय कर दिया जाता है। दल खालसा को जस्सा सिंह एलूवालिया, कौन? जस्सा सिंह एलूवालिया के नेतृत्व में रखा जाता है, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया जाता है और इसको क्या कहा जाता है? मिसल। आगे देखते हैं, मिसल का अरबी भाषा का शब्द होता है समान। समान मतलब एक जैसा। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सुना होगा। रणजी ट्रॉफी जो खेली जाती है उसका नाम महाराणा रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। तो ये भी सिखों के एक महान सम्राट हुए थे। इसने भी सिखों के लिए काफ़ी कुछ किया था। भारतवर्ष के लिए भी इसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी। इसके बारे में पढ़ते हैं। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्र चकिया मिसल के मुखिया मां सिंह के यहाँ पर हुआ था। इनके पिता क्या नाम था? मां सिंह, जो कि शुक्र चकिया मिसल के मुखिया थे, सरपंच थे। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में शुक्र चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। मिसल क्या होते हैं? मिसल प्रांत होते हैं सिखों के, जो कि बंदा बहादुर के बाद राज्य से अलग हो गए थे। तो उनमें से एक था शुक्र चकिया, जहाँ पर रणजीत सिंह का जन्म होता है। 1798 से लेकर 1799 ईस्वी तक रणजीत सिंह लाहौर का शासक बनते हैं। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि होती है। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। उसमें आ जाता है एक पेशावर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, कश्मीर, मुल्तान भी अभी पाकिस्तान में, और लाहौर। तो यहाँ तक रणजीत सिंह का साम्राज्य फैला हुआ था। आगे देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री होता है जिसका नाम रहता है फकीर अजीजुद्दीन, और उसके वित्त मंत्री होते हैं जिसका नाम रहता है दीनानाथ। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध होते हैं। एक होता है 1845 ईस्वी को और दूसरा होता है 1848 ईस्वी को, और दोनों में अंग्रेजों की जीत होती है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से लेकर 1846 ईस्वी तक, और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधियां। इन युद्धों के बीच में क्योंकि सिख इसमें हार जाते हैं, इसलिए उनको कुछ संधियां करनी पड़ती है, वो यहाँ पर बताया है। एक होती है लाहौर की संधि, कब होती है? 9 मार्च 1840 ईस्वी में। डेट से ही पता चल जा रहा है ये किस युद्ध में हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। बहरावाल की संधि जो कब हुई थी? 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया था। तो बहरावाल की संधि कब होती है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद खड़क सिंह सिखों के शासक बनते हैं। उसके बाद ननिहाल सिंह 1840 से लेकर 41 तक सिखों के शासक बनते हैं। उसके बाद शेर सिंह बनते हैं 1841 से लेकर 1843 ईस्वी तक। उसके बाद सिखों के शासक बनते हैं दलीप सिंह, कब? 1843 ईस्वी में, और 1849 ईस्वी तक वो सिखों के शासक रहते हैं। उसके ही समय पर दोनों आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। आगे देखते हैं, 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह ने अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया था। तो राजा दलीप सिंह की महारानी होती है जिंदा, जिसको दलीप सिंह से अलग कर दिया था, और उसको कहाँ पर भेज दिया था? शेखपुरा में। अब दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई हुई थी चिलियानवाला की लड़ाई, जिसमें सिख के नेता रहते हैं शेर सिंह और अंग्रेज के कमांडर गफ के मध्य लड़ाई होती है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी थी। इस युद्ध में भी, दूसरे सिख युद्ध में भी अंग्रेजों की बुरी तरह हार हो जाती है। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा के द्वारा
संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया जाता है। 1849 के बाद पूरा सिख साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला दिया जाता है। ये किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। दलीप सिंह को पंजाब से अलग करके इंग्लैंड में भेज दिया गया था। कितनी वार्षिक पेंशन पर? 50,000 पाउंड प्रति वर्ष की पेंशन पर। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा होता है कोहिनूर, उसको महारानी विक्टोरिया को बेच दिया जाता है। कब? 1849 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है, इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने अंग्रेजों और मैसूर के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, जिसमें अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं, वे 4 युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने सिखों और अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। सिख के 10 गुरु होते हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन। उसके बाद बंदा बहादुर के बारे में बताया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा। और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों और सिखों के बीच में 2 युद्ध होते हैं और 1849 ईस्वी को सिख साम्राज्य का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अंग्रेजों के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।